नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर, जिससे आपके निवेश को और बेहतर राह मिलती है, बेहतर सपोर्ट मिलता है और आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। अलग अलग कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश बेसिकली हम करते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको पर्सनल फाइनेंस के तमाम फंड्स से रिलेटेड या तमाम गोल से रिलेटेड हेल्प करते हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3 माध्यम आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी ये हमारा हैशटैग है। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप सीधे सवाल भेजकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मैम मौजूद हैं, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक चुना है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, और प्रबलीन मैम बहुत समय से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई करके हमें समझाती भी आई हैं, तो इसीलिए हमने आज प्रबलीन मैम को इस टॉपिक से रिलेटेड बुलाया है। आज हमारा टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि लेटेस्ट है और उसकी 1 अप्रैल से बदलाव हो भी जाएगा, जहां पर सेबी और एमफी ने एएमसीज को ये रोक लगाई है कि वो विदेशी फंड्स में या विदेशी निवेश को रोकें। और क्यों रोकने की ज़रूरत आई, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया, क्या ये करना सही है, इसका रिटेल निवेशकों पर कैसा असर रहेगा, ये सब तरह के सवाल थे। तो हमने प्रबलीन मैम से रिक्वेस्ट किया कि वो आके इसको सिंप्लीफाई करें। प्रबलीन मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इंडियन मार्केट में हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि फंड्स बल्क डिपॉजिट लेना बंद कर रहे हैं क्योंकि इस समय अपॉर्चुनिटी उनके सामने खड़ी नहीं हो रही है। तो एक तरफ तो ये इशू चल ही रहा था, अब विदेशी निवेश में भी बातचीत आ रही है कि आप फॉरेन फंड में भी अगर निवेश कर रहे हैं तो अभी के लिए आप बल्क को रोक दें। कुछ फंड्स की तरफ से एमफी से रिक्वेस्ट भी की गई है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम, दोनों साइड पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और फॉरेन फंड में भी? क्या हो गया ऐसी सिचुएशन, या आज से पहले भी होता था, अब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है? नमस्कार सुमित जी। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि इंडिया के बाहर जब भी हमें पैसा भेजना है, हमारे पास पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ही है। यानी कि जितना हम मनचाहा पैसा, ऐसा नहीं है कि यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके बाहर ले जाएं। इन पे शुरू से लिमिटेशंस और रोक लगी हुई हैं। जहां तक म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर करने का सवाल आता है, क्योंकि वो भी एक तरीके का निवेश ही है, उसके ऊपर भी इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस शुरू से थी। और ये 2000 हमने देखा 6 में, 7 में, 8 में ये लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही है। और आज से 15 साल पहले 2008 में ये जो लिमिट थी म्यूचुअल फंड्स इंडिया के बाहर कितना पैसा लगा सकते हैं, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके इनकी लिमिट सेट की गई। जो पहला ग्रुप है वो वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जो खुद के अपने ब्रोकरेज अकाउंट्स बाहर खोलते हैं, या बाहर के म्यूचुअल फंड्स, या थोड़ा बहुत ईटीएफ में बेसिकली कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट करके पैसा डालते हैं। और इसकी लिमिट $7 बिलियन पे सेट की गई थी। इसके साथ ही एक और सेकंड ग्रुप क्रिएट किया गया था, जहां पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जब बाहर निवेश करते हैं तो वो ब्रोकरेज अकाउंट या डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा ना डाल के पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए बाहर के किसी ईटीएफ में पैसा डालते हैं। और इसकी एक सेपरेट लिमिट बनाई गई थी जो कि $1 बिलियन थी। पर ये लिमिट्स सुमित जी 15 साल पहले क्रिएट की गई थी, जबकि इंडस्ट्री का साइज बहुत ही छोटा था। और उस टाइम पे डॉलर और रुपए का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो करीबन 43-45 रुपए के करीब था $1 इंडियन करेंसी में। और आज अगर अब हम देखें तो पहला जो इस चीज को लेके रिस्ट्रिक्शंस का फर्स्ट जो इंडिकेटर आया था वो आया था 2022 में, जब फर्स्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को वहां पे इम्पैक्ट आया था कि अगर आपका निवेश किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में है जहां पे आपका अंडरलाइंग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाहर इन्वेस्टमेंट है, वहां पे जो ओवरऑल इंडस्ट्री की लिमिट थी 7 बिलियन की, वो बहुत करीब आ गई थी। और तब एम्फी और सेबी ने बोला था कि निवेशकों का अब और पैसा नहीं लेंगे। और उस टाइम पे हमने देखा था करीबन 50 से ज्यादा स्कीम्स इम्पैक्ट हुई थी, करीबन 14-15 म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की जो ये थी। और उसके बाद काफी टाइम तक निवेश नहीं ले पाए थे बाहर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और जैसे जैसे रिडेम्पशंस हुई तब थोड़ा बहुत वहां पे स्कोप बना कि आप थोड़ा पैसा डाल दें। तो और जो इस टाइम पे ये जो ये सिचुएशन क्रिएट होती है आमतौर पे,
तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जिनके फॉरेन फंड्स में या उन फंड्स में निवेश है जिनका फॉरेन एक्सपोजर है, उनके ऊपर, उनके कॉर्पस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? क्या वो फर्दर SIPs लेना वो भी बंद कर देते हैं, या फर्दर बल्क लेना वो बंद कर देते हैं, या NAVs इफेक्ट होती हैं? इसको कैसे हम रीड करें? जी, तो इस टाइम पे जो सुमित जी अब जो नया इस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो हमारा सेकंड ग्रुप के ऊपर है, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स उन फंड्स में है जहां पे आगे वो ETFs में पैसा लगा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आदित्य बिरला का नास्डैक 100 फंड है, वो बाहर के ETF में पैसा लगाता है, तो आने वाले समय में जिनकी ऑनगोइंग SIPs उस फंड में होंगी उसमें पॉज लग जाएगा, यानी कि एडिशनल पैसा आप नहीं डाल सकते। पर निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पैसा उनका लग चुका है वो बाहर की मार्केट्स के हिसाब से, जैसे अगर आपका नास्डैक 100 में लगा है वो उसी रूप से ग्रो करता रहेगा। अब जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, पैसा निकालने पे कोई रोक नहीं है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम एडिशनल परचेजेस और अपनी SIPs को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और सुमित जी इस टाइम पे उतना डिसएडवांटेजियस नहीं है, क्योंकि मार्केट्स काफी भागी हैं, काफी रफ्तार हमने US मार्केट्स में भी देखा है। तो हायर बाइंग पे अगर हम हायर NAV पे बाइंग नहीं भी कर पाते तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि सपोज करिए उनका 10,000 रुपए SIP उस फंड में जा रहा था, तो अब वो 10,000 रुपए किसी अपने एग्जिस्टिंग फंड में कुछ महीनों के लिए बढ़ा सकते हैं, जब तक RBI इस लिमिट को बढ़ाता नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन चलती रहेगी। तो ये अगर आपके मन में कोई सवाल है, इस तरह की एक मंशा थी या कोई दिक्कत थी कि आप, अगर आपका विदेशी निवेश हो रहा है और वहाँ पर रोक लग रही है तो आपके फंड्स का क्या होगा, उसके ऊपर हमने ये टॉपिक उठाया था और उसके ऊपर हम प्रवीण मैम के यहाँ पर राय ले रहे थे। आगे भी हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए तो पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनके भी सवाल शामिल कर लेते हैं। पहले दर्शक जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जो भुवनेश्वर चलते हैं, कुणाल मौजूद है वहाँ पर हमारे साथ। तो कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुणाल जी, क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार। मैं ऑलरेडी सर पोर्टफोलियो सेंड किया हूँ, जिसका कि सर मुझे 5 लाख ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया है। अभी लेटेस्ट सर मैं नेपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन का जो फंड है उसमें SIP स्टार्ट किया हूँ। टोटल मेरा 6 स्कीम में सर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो लेकिन आप ये स्कीम 20 मेरा साल में पोर्टफोलियो के लिए कैसा है? जी 20 साल में आप 2 से 3 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, राइट? जी 20 साल में सर 2 से 3 करोड़ के लिए मेरा ये है प्लानिंग है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और उसमें जो मल्टी एसेट एलोकेशन मैंने लास्ट डाला हूँ, टोटल 6 स्कीम है, वो स्कीम को मुझे कंटिन्यू करना है कि उसकी जगह पे बेटर रिटर्न के लिए कोई दूसरा स्कीम लेना है। सर मैं डिफेंस से हूँ, मैं आपका चैनल के थ्रू ये सारा सीखा हूँ और इन्वेस्टमेंट किया हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। कुणाल जी बस एक बात और बताएं, वो कैसा है? आप ये नॉलेज के हिसाब से सर पोर्टफोलियो बनाया हूँ, वो कैसा है? और मल्टी एसेट एलोकेशन नेपॉन का उसके साथ मुझे जाना चाहिए 20 साल के लिए कि नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए? तो ये आपने जो SIP शुरू की थी कब की थी कुणाल जी, क्या उम्र थी आपकी? सर ये जो मैं अभी 30 साल का उम्र हूँ, 2 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन जैसे पहले मैंने SBI मैग्नम मिड कैप में कर रहा था तो उसको मैंने स्विच कर दिया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, जैसे वो अंडर परफॉर्म करने लग गया सर। SBI स्मॉल कैप में चल रहा था तो उसको मैंने स्विच कर दिया सर महिंद्रा मैन्युलाइफ का स्मॉल कैप में। और नेपॉन का सर मेरा पहले से ही चल रहा है, 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और क्वांट फ्लेक्सी कैप भी पुराना है, सिर्फ मेरे पास लेटेस्ट है महिंद्रा मैन्युलाइफ का स्मॉल कैप और नेपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन, ये 2 स्कीम मेरे पास लेटेस्ट है। चलिए प्रवीण मैम 28 साल की उम्र से इन्होंने शुरुआत की। पहली चीज़ तो ये अच्छी है कि इन्होंने बहुत अर्ली एज में शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 14,000 रुपये की SIP इनकी चल रही है। ये 20 से 30 साल के अंदर ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगले 20 साल में 2 से 3 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये रीजनेबल है? सो फार तो लग रहा है रीजनेबल है। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा देख रहे हो आप? जी पहले ये सुमित जी कुणाल जी के टारगेट की बात करते हैं कि जो 2 करोड़ का टारगेट है वो इनका जो एग्जिस्टिंग, उनने थोड़ा सा लमसम अपना जमा कर लिया है और एग्जिस्टिंग SIPs हैं, अगर हम उन पे एक 12% का XIRR लेके चले तो पूरा कर लेंगे। तो 2 करोड़ का तो आराम से अचीवेबल है इनका टारगेट। और अगर इनको 3 करोड़ का टारगेट अचीव करना है तो थोड़ा सा स्टेप अप कर सकते हैं, करीबन 8% से या फिर करीबन 6,000 से SIP को बढ़ाने की जरूरत है। पर यहाँ पे हमने 12% का XIRR लिया है। अगर हम इसी को 20 साल में 14 तक मान लें कि इनको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो ये अपना 3 करोड़ का जो टारगेट है वो भी बिना इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के पूरा कर पाएंगे।
तो बहुत ज्यादा वहां पे कोई खिंचाव नहीं है, ब्रॉडली अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। सुमित जी, जो इनका पोर्टफोलियो है अभी इनके पास जितनी स्कीम्स हैं मेरे ख्याल से सारी ही एक्टिव हैं। पहली चीज तो मेरे ख्याल से 20 साल के पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और ये स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से कुणाल जी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज जैसे उनने थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिटर्न्स को चेस करते हुए और अंडर परफॉर्मेंस से थोड़ा दूर जाते हुए स्कीम्स को बदला है, वो ना करें। तो मेरे ख्याल से जैसे स्मॉल कैप में इनके पास 2 फंड हैं, एक आप एक्टिव रख लीजिए, एक आप माइक्रो कैप का 250 इंडेक्स उठा लीजिए या स्मॉल कैप इंडेक्स उठा लीजिए। आप अपना फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करिए। आपको मल्टी एसेट का जो आपने निपॉन का नया फंड उठाया है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आप डिफेंस में हैं, आपके पास कल को पेंशन भी होगी एंड आपका काफी अच्छा 20 इयर्स का होराइजन है। तो आई थिंक ये वाली कैटेगरी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम ज्यादातर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स को देते हैं। आप अपना मिड कैप का फंड कंटिन्यू करिए, पर साथ में एक मिड कैप इंडेक्स फंड जोड़ लीजिए जो आपके मिड कैप एक्टिव फंड को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और आप अपने वैल्यू फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो आपका वैल्यू और फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपके लार्ज कैप को भी कवर अप कर रहा है, और स्मॉल कैप में एक एक्टिव पैसिव और एक मिड कैप में एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन से आप आगे बढ़िए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो आपको थोड़े बहुत कुणाल जी फेरबदल की बातचीत की है प्रवीण मैम ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि आप यंग एज से ही शुरू कर चुके हैं, तो आपको वैसी एडवांटेज जो है आने वाले समय में देगा। तो अब उड़ीसा चलते सीधे बैंगलोर, और वहाँ पर संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा गोल है 5 करोड़ 10 साल में, और मैंने फरवरी में 6 फंड में एक मुश्त निवेश किया है 1 लाख का। ओके। मेरा मंथली इनकम है 3,40,000, तो मैं SIP भी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ इस गोल को रीच करने के लिए। तो अभी जो लमसम मैंने जो किया है वो 5 फंड में किया है। जो पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और दूसरा है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा है SBI कॉन कैप फंड, चौथा है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, और पांचवा है कोटक मल्टी कैप फंड। इसमें सब में 1-1 लाख का लमसम मैंने किया हुआ है। फरवरी में मैंने स्टार्ट किया, और मेरा गोल है 5 करोड़ 10 साल में, तो इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ? तो अब आप 1 लाख की एडिशनल SIP कर सकते हैं पर मंथ? जी बिल्कुल, 1 लाख से ज्यादा कर सकता हूँ पर मंथ की SIP, राइट? पर मंथ का SIP। ओके। तो प्रवीण मैम ऑलरेडी फंड्स आपके पास हैं ही, इन्होंने मेजरली लार्ज कैप मिड कैप फंड्स के अंदर पैसा डाला हुआ है, बल्क ऑलरेडी डाल चुके हैं, और 1 लाख रुपए की SIP ये करना चाह रहे हैं पर मंथ के आसपास। ये अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे क्या, जो इन्होंने 10 साल के लिए आइडेंटिफाई कर रखा है? सुमित जी, पहले इनके टारगेट की बात कर लेते हैं। संजय जी, आप बहुत अच्छा अमाउंट पर मंथ लगा सकते हैं, पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आप लेके चल रहे हैं वो 10 इयर्स है, और जो हम कंपाउंडिंग का अगर फॉर्मूला देखें और एक प्रोसेस को देखें तो 10 इयर्स एक बेसिक क्रिटिकल टाइम होता है जब आपको एक्चुअली रिटर्न्स दिखने शुरू करेंगे और आपको कंपाउंडिंग का असर दिखेगा। तो आप इवन 1 लाख की SIP से अपने हाफ ही टारगेट को पूरा कर पाएंगे। पर जो अच्छी बात यह है कि जो कंपाउंडिंग का प्रोसेस है वो उसकी जो रफ्तार है वो जैसे समय बढ़ता है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप अपना एलोकेशन करीबन 14-15 साल तक रख पाएंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक 12% का XIR रिटर्न्स ऑन योर SIPs। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाने की जरूरत है। अगर विद इन 10 इयर्स ही आपको अचीव करना है तो आपको ऑलमोस्ट डबल करने की जरूरत पड़ जाएगी अपने 1 लाख को। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोशिश करके अगर थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को, उससे आपको एक्चुअली में कंपाउंडिंग का बहुत फायदा दिखेगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आपने क्योंकि अभी अभी क्रिएट किया है, मैं शुरू में थोड़े चेंजेस बताना चाहूंगी। आपने 2 लार्ज मिड कैप फंड उठाए हैं, दोनों एक्टिव हैं, एक स्मॉल कैप फंड, एक कॉन्ट्रा और एक मल्टी कैप फंड उठाया है। सारे ही एक्टिव फंड्स हैं। मेरे ख्याल से आप एक लार्ज और मिड कैप फंड को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप मोतीलाल का स्टॉप करें तो मोतीलाल का ही आप 150 मिड कैप इंडेक्स उठा लीजिए मिड कैप में एक्सपोजर लेने के लिए, और एक आप साथ में लार्ज कैप में इक्वल वेट इंडेक्स उठा लीजिए। तो आपके पास 2 इंडेक्स फंड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे अलोंग विद 1 स्मॉल कैप, 1 कॉन्ट्रा फंड एंड 1 मल्टी कैप फंड। और मेरे ख्याल से ये 5 स्कीम्स का पोर्टफोलियो आपका काफी होलिस्टिक रहेगा, और ये आराम से 1-1.5 लाख की जितनी की आप SIP करेंगे उतना एलोकेशंस इन्हीं 5 फंड्स में आपके जा सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को आगे खींच लीजिए फॉर अचीविंग योर गोल।
तो आपको राय यही दी गई है संजय जी कि आप थोड़ा बहुत समय बढ़ाइए, अवधि बढ़ाइए, तो आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन शायद दिखाई पड़ेगी। बाज़ार में संयम और समय, यही दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप जितना ज़्यादा देंगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए काम करेगा। तो इस हिसाब से आप मार्केट्स में बने रह सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रॉब्लम मैम बनी हुई है, उनसे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पर तो बातचीत कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे ब्रेक के उस तरफ। योर मनी और योर मनी में हम बातचीत करते हैं आपके सवालों को लेकर और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग होगा। आप ईमेल कर सकते हैं हमें yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी है 7045220000। इस पर आपने डिटेल्स हमें भेजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपके सवाल को इस कार्यक्रम में अपने जानकारों के सामने हम रखेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ अब मौजूद है बातचीत करने के लिए, फरीदाबाद से सोम जी मौजूद हैं, हरियाणा से बातचीत करने के लिए। सोम साहब नमस्कार। 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 नमस्कार सोम साहब, क्या सवाल है आपका? सर मुझे इन्वेस्ट करना था 2 CR। तो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो मैं फ्लैट में लगाऊं या प्लॉट में लगाऊं? आप फ्लैट और प्लॉट में निवेश करना चाह रहे हैं या फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में? नहीं, म्यूचुअल फंड में मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप प्लॉट और फंड में निवेश, प्लॉट और फ्लैट में निवेश करना चाह रहे हैं, राइट? हाँ। ओके। तो प्रॉब्लम मैम आप कुछ आइडिया दे पाओगे क्या? क्योंकि मेरी समझ तो इससे थोड़ी दूर है कि फरीदाबाद मार्केट में 2 करोड़ रुपए का निवेश करना हो तो प्लॉट ज़्यादा बेटर है कि फ्लैट। आपको कुछ आइडिया है क्या इसका? जी सुमित जी, ट्राई करती हूँ मैं सोम जी के क्वेश्चन का आंसर करने का। एक तो इंडिया में ऑलरेडी रियल एस्टेट को लेके बहुत ही अटूट प्रेम है, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम जो एसेट्स हैं वो रियल एस्टेट और गोल्ड में भी लॉक्ड हैं, जो हार्ड एसेट्स हैं इंडिया में। तो सोम जी, अगर हम ये मान के चलते हैं आज आप 2 करोड़ लगाएंगे और अगर आपने 15 साल बाद अपना घर बेचा या प्लॉट बेचा, जो भी आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, उस पे आज की तारीख में जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो 5 to 6% से ग्रो कर रही है। तो आपका जो 2 करोड़ है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा उसका कॉर्पस। करीबन आप 6 करोड़ तक उससे कुछ गेन कर पाएंगे। यही अगर आप एक्चुअली में एक मान लीजिए आप इसको डिवाइड कर लें और एक छोटा अपार्टमेंट ले लें जहां पे आप अपना रेंट पे चढ़ा सकते हैं, या प्लॉट ले लीजिए जो कल को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कुछ रियल एस्टेट में। और मैं ये सलाह दूंगी कि आप थोड़ा फाइनेंशियल एसेट्स में डालिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। और अगर हम यहाँ पे आपके 12% के रिटर्न्स भी लेके चलते हैं, तो आपका 2 करोड़ अगर हम पूरा इस टाइम पे मान के चले तो करीबन 15 साल में 11 करोड़ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो आपका ओवरऑल अमाउंट है, पहले तो आप इसको डिवाइड करने का सोचिए इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। सिर्फ रियल एस्टेट का मत सोचिए, फाइनेंशियल एसेट्स को जरूर इंक्लूड करने का देखिए। और अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, तब आप डेफिनेटली एक अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी का सोच सकते हैं। वरना अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन सोच रहे हैं तो आप प्लॉट का देख सकते हैं। बट इस चीज को अपनी एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन को कहाँ पे फिट होता है उसको ध्यान में रख के ही करिए कि आपके पास ऑलरेडी कितना रियल एस्टेट है, क्या आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स एडिक्वेट हैं या नहीं है। और इस टाइम पे जो रेंटल यील्ड है इंडिया में वो भी सिर्फ 2 से 3% है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का भी घर ले लिया तो उस पे आप सालाना 30-35 अगर आप महीने का रेंट पाएंगे तो उसकी रेंटल यील्ड इतनी ही निकलती है। वरना आप सिंपल आरबीआई बॉन्ड्स में लगाइए तो वहां भी आपको करीबन 8% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स को जरूर एक्सप्लोर करिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो सोम साहब, एक छोटी सी, मतलब इतना तो प्रवीण मैम जितना तो नहीं जानकारी है, लेकिन अगर आप 2 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदते हैं आमतौर पे, तो आपको शायद 50,000 रुपये महीने के हिसाब से उस पर रेंट आना चाहिए। मोटा मोटा 50-60 हज़ार रुपये के आसपास रेंट आएगा, जो आपकी एक शायद एफडी की यील्ड से भी नीचे आना चाहिए। वही 2 करोड़ का प्लॉट अगर आप 15 साल बाद 10 करोड़ रुपये भी बेचते हैं, जो मैं 5 गुना बना देता हूँ, तो भी 15 साल में उसकी CAGR बैठती है मात्र 11.33%। जो हम आम तौर पे एक इस शो में म्यूचुअल फंड को शामिल करते हैं, उसमें हम 12% की CAGR लेकर चलते हैं। तो अगर बाजार थोड़ा बेहतर रहा और 15% की CAGR जो निफ्टी आम तौर पे दे देता है, अगर वो CAGR भी हम मान लें, तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा कॉर्पस तो आप बाजार से निकाल लेंगे या म्यूचुअल फंड से निकाल लेंगे या किसी फाइनेंशियल एसेट से निकाल लेंगे। सो चॉइस आपकी है, लेकिन ये कुछ विकल्प हमने आपके सामने रखे हैं, उनमें से आप कुछ देख लीजिएगा। और बाकी रही बात आपके प्लॉट के लेकर सलाह,
तो हमारे बाकी कार्यक्रम प्रॉपर्टी वाले रहते हैं, उनमें ज़रूर हम आपको सवाल शामिल करवा देंगे और वहाँ पर आप ज़रूर इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन प्रवीण मैम ने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज आपके सामने रखी है। एक सवाल और नागेंद्र जी ने पूछा है, नागेंद्र प्रभु साहब ने पूछा है, कर्नाटका सवाल आया है। 31 साल उनकी उम्र है, 20,000 की उनकी SIP है, 20 साल के लिए उनके फंड्स वो पूछना चाह रहे हैं कितने सही हैं और 20 साल में कितना कॉर्पस वो इकट्ठा कर लेंगे, ये उनका सवाल है। तो प्रवीण मैम, सिंपल सवाल है कि उनका पोर्टफोलियो आप देखें और बताएं कि कैसे क्या कॉर्पस वो इकट्ठा कर लेंगे। जी, 20 साल में एक करीबन 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है सुमित जी, जो 20,000 की उनकी SIP है उसके साथ 12% के XIRR पे। और जाहिर है कि 20 साल बाद 2 करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। तो अगर हर साल अपनी 10% से भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेंगे वो, तो करीबन 3.7 करोड़ जमा कर पाएंगे। और ये हम बहुत ही रियलिस्टिक और टुवर्ड्स लेसर रिटर्न्स 12% का ही लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक डिसेंट कॉर्पस क्रिएट हो सकता है, पर थोड़ा स्टेप अप करते रहें। स्टेप अप इन्वेस्टमेंट्स का बहुत एडवांटेज होता है इन द लॉन्ग टर्म। और जो उनका पोर्टफोलियो है वो मोटा मोटा ठीक है। उनके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक स्मॉल मिड है, एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है और एक डिविडेंड यील्ड फंड है। इनको वो कंटिन्यू कर सकते हैं सारे ही। बट अगर इसके बाद कुछ एडिशन करते हैं तो वहां पे मेरी सलाह होगी कि फिर वहां पे डेफिनेटली एक पैसिव फंड को इंक्लूड करें, चाहे एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। पर इस टाइम पे इससे ज्यादा फंड्स की गुंजाइश नहीं है फॉर 20,000 SIP। प्रवीण मैम, आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हो XIRR, ये मतलब आप तो सब बड़े जानकार हो, हमारे जैसे लोगों के लिए जरा उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या कहते हो, इसका मतलब क्या हुआ? जी, सुमित जी, हम लोग हमेशा जब लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, आप PPF देख लीजिए, EPF देख लीजिए, हम कंपाउंडेड रिटर्न की बात करते हैं। XIRR भी कंपाउंडेड रिटर्न ही है, पर क्योंकि आपकी जो निवेश है वो अलग अलग टाइम पे आ रहा है, जनवरी में SIP आई, फिर फरवरी में आई, फिर मार्च में आई, तो वहां पे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्लाई होता है। और XIRR कंपाउंडेड रिटर्न्स ही हैं, पर वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कवर करते हुए आपको रिटर्न्स देते हैं। तो वो एक ज्यादा बेहतर तरीका होता है अपने SIP रिटर्न्स को देखने का। तो मैं क्या सही समझ रहा हूँ कि अगर कोई 1 साल में निवेश करता है और CAGR हम कैलकुलेट करते हैं कि 11-12% लेकर चलता है, यानी कि सालाना 12% की रिटर्न होती है, लेकिन वही CAGR को अगर हम पर मंथ बेसिस पर और डिवाइड कर दें कि अलग अलग हिस्से में अलग अलग पैसा आ रहा है, तो वो XIRR के जरिए कैलकुलेट होगा? जी जी, तो जब हमारे पास इक्वल डिफरेंट इंटरवल्स पे पैसा आ रहा है, वहां पे हमें XIRR यूज करना चाहिए। जब एक साथ हमने लमसम इन्वेस्टमेंट की तो हम वहां पे सीधा CAGR देखते हैं। और सुमित जी, अगर अवधि बहुत कम हुई होती है तो XIRR बहुत बड़ा फिगर दिखता है, जैसे सिर्फ 6 महीने का निवेश अगर आपका है तो उसको थोड़ा टाइम देना होता है। तो उसके बाद फिर वो एक स्टैंडर्डाइज्ड आपको इन कंपैरिजन टू CAGR बहुत सही इवैल्यूएशन दे सकता है। चलिए, अब प्रॉब्लम मैम आपकी तरफ से टॉप 4 फंड। सुमित जी, मेरी तरफ से 2 पैसिव फंड्स हैं, एक DSP का इक्वल वेट निफ्टी का फंड है और एक HDFC का मिड कैप 150 इंडेक्स। जहां तक इंडेक्स फंड्स की बात है, आप किसी भी AMC का ले सकते हैं जो क्रेडिबल है। सो इक्वल वेट इन द निफ्टी 50 और नॉर्मल मार्केट कैप बेस्ड 150 इंडेक्स हो गया। और इस टाइम पे थोड़ा स्लो जाएं आप मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, बिकॉज मार्केट्स जैसी हैं, तो SIP का रूट ही लीजिए। उसके अलावा जो थोड़ा मॉडरेट रिस्क के इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे SBI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड विद 4 to 5 ईयर अगर उनका होराइजन है या उनका मॉडरेट रिस्क है। और इसके अलावा एक थीमेटिक फंड फ्रॉम ICICI जो कि इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो एक डाइवर्सिफाइड फंड है और ज्यादातर जो सेक्टर्स थोड़े से बीटन डाउन है या जहां पोटेंशियल दिख रहा है वहां पे निवेश करता है। सो प्योर कॉन्ट्रा अप्रोच नहीं है, बट हल्का सा अंडरवैल्यूड सेक्टर्स की तरफ इनका झुकाव रहता है। जी, तो ये 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप नया निवेश करने जा रहे हैं, पहले तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है, तो अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो आप तुरंत उसको शुरू करिए। और ये 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। और हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉब्लम मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, कड़े कड़े शब्दों को आसान भाषा में हम तक पहुंचाने के लिए और हमें समझाने के लिए। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अगर आपका भी कोई सवाल है प्रॉब्लम मैम से या किसी भी जानकार से आप पूछना चाह रहे हो तो आप अलग अलग माध्यम स्क्रीन पर देख ही रहे हो जिसके जरिए आप हिस्सा बन सकते हैं। आप फेसबुक एक्स के जरिए हिस्सा बनेंगे, आस्क आवाज योर मनी हैशटैग रहेगा, ईमेल के जरिए आप हिस्सा बनेंगे yourmoney@nw18.com पर, और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।